नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर हमारे और आपके घर के फैसलों पर पड़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिन्होंने सच में सबको चौंका कर रख दिया है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आप ही सोचिए, क्या ये आम बात है कि देश के प्रधानमंत्री अचानक नागरिकों से कहें कि भाई सोना मत खरीदो या फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दो? बिल्कुल नहीं, है ना। जब तक कोई बहुत बड़ा आर्थिक कारण न हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो आखिर एक साल तक सोना न खरीदने या दफ्तर जाने के बजाय घर से काम करने की इस अपील के पीछे की असली रणनीति क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम कुछ इस तरह समझेंगे। सबसे पहले इन अभूतपूर्व अपीलों पर नजर डालेंगे, फिर उस ग्लोबल इकोनॉमिक तूफान को समझेंगे जो इसकी असली वजह है। उसके बाद सोने से जुड़ी दुविधा, ईंधन यानी फ्यूल का फैक्टर और सबसे आखिर में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के रोल को डीकोड करेंगे। आइए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। 10 मई 2026 के उस ऐतिहासिक संबोधन पर एक नज़र डालते हैं जिसने सच में देश के आर्थिक नजरिए को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपीलें की हैं वो सीधे हमारी और आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाएं, एक साल तक सोने की खरीदारी टाल दें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें और तो और विदेशी छुट्टियां या डेस्टिनेशन वेडिंग से भी बचने को कहा गया है। इसके अलावा कुकिंग ऑयल और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने का भी आग्रह किया गया है। ये सब सुनकर लगता है ना कि ये सारी कदम सीधा हमारी लाइफस्टाइल को टारगेट कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट, आखिर हमारे घर के अंदर किए जाने वाले इन छोटे छोटे बदलावों की मांग क्यों की जा रही है? इसका जवाब बाहर की दुनिया में है। चलिए उस ग्लोबल तूफान को देखते हैं जो इन अपीलों के पीछे का असली मास्टरमाइंड है। सच कहूं तो अर्थव्यवस्था इस वक्त एक बहुत ही गंभीर डबल अटैक झेल रही है। एक तरफ पश्चिम एशिया, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन के कारण कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $70 से उछलकर सीधे $126 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अपना भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 4% से ज्यादा टूटकर ₹95 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। अब सोचिए, जब तेल इतना महंगा हो जाए और रुपया इतना कमजोर, तो इम्पोर्ट का बोझ तो कई गुना बढ़ना ही है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी सिचुएशन का सीधा असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD पर पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि देश दुनिया को जितना सामान बेच रहा है उससे कई ज्यादा का सामान बाहर से खरीद रहा है, और इंपोर्ट बिल का ये बढ़ता बोझ हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ये 3% का आंकड़ा बहुत क्रूशियल है। दरअसल इस फाइनेंशियल ईयर के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट 0.7 से 0.8% के आसपास रहने का अनुमान था, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमतों में आए इस भयंकर उछाल की वजह से अर्थशास्त्रियों को डर है कि ये घाटा 3% के उस बेहद खतरनाक लेवल को पार कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इसी बीच गिरते रुपये को संभालने के लिए रिजर्व बैंक को भी काफी पसीना बहाना पड़ा है। कॉन्फ्लिक्ट से पहले हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $728 बिलियन था, जो अब गिरकर लगभग $690 बिलियन रह गया है। सिर्फ अप्रैल के आखिरी हफ्तों की ही बात करें तो रुपये को स्टेबल करने के चक्कर में रिजर्व बैंक के भंडार में $15 बिलियन की भारी गिरावट आई है। इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को समझने के बाद आइए तीसरे हिस्से पर चलते हैं। ये वो अपील है जिसने सांस्कृतिक रूप से हमें सबसे ज्यादा चौंकाया है, सोने की खरीदारी पर एक साल का ब्रेक। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असली प्रॉब्लम कहाँ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरे दुनिया के सोने की मांग का 20 से 25% हिस्सा रखता है। हम हर साल 800 टन सोना इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारा अपना घरेलू उत्पादन सिर्फ 2 टन है। सिर्फ 2 टन। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही हमारे इंपोर्ट बिल पर सबसे भारी दबाव डालता है। 60 से 70 बिलियन डॉलर, ये वो विशाल रकम है जिसे हम बचा सकते हैं। अगर देशवासी सिर्फ एक साल के लिए सोना खरीदना रोक दें तो देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 60 से 70 बिलियन डॉलर की चौंका देने वाली बचत कर सकता है। और फिर इसी डॉलर का इस्तेमाल हम अपने महंगे एनर्जी इंपोर्ट्स का बिल चुकाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस पॉलिसी के भी हैं। एक तरफ ये कदम विदेशी मुद्रा बचाता है, रुपए पर दबाव कम करता है और करंट अकाउंट डेफिसिट सुधारता है, लेकिन दूसरी तरफ
ये कदम भारत के विशाल जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, जहां करीब 1 करोड़ लोग काम करते हैं। बिजनेस बंद होने का भी रिस्क है। और हाँ, इतिहास गवाह है कि जब जब सोने की लीगल डिमांड को रोका जाता है, अवैध तस्करी यानी स्मगलिंग के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। चलिए अब चौथे फैक्टर पर आते हैं, ईंधन यानी फ्यूल। सोने के बाद ये एनर्जी सेक्टर ही है जो इस पूरे क्राइसिस की असली बैकबोन है। 30,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन आपको और हमें झटके से बचाने के लिए भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का घाटा खुद सह रही हैं। इसे अंडर रिकवरी लॉस कहते हैं। और इसी भारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं, जैसे कि कोविड के दिनों की तरह वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को वापस लाना, अपनी निजी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, भारी सामान को सड़कों की बजाय रेलवे से भेजना और किसानों को डीजल पंप्स की जगह सोलर पावर वाले पंप्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना। ये सब फ्यूल की डिमांड को कम करने के बेहद कारगर तरीके हैं। फाइनली हम अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन एक्शन। आइए देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे का मास्टर प्लान क्या है। अब इस पूरी रणनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार सीधे तौर पर कोई कड़े इमरजेंसी प्राइस कंट्रोल नहीं लगा रही है। NIPFP की अर्थशास्त्री लेखा चक्रवर्ती के इस कोट को देखें। वो कहती हैं कि जनता से खुद अपनी मांग कम करने की अपील करना एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इससे होता यह है कि राजकोष पर तुरंत कोई भारी दबाव पड़े बिना इंपोर्ट बिल कंट्रोल में आ जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सब ऐतिहासिक रूप से कैसे जुड़ता है। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। 1965 में जब भारत युद्ध के संकट से गुजर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से हफ्ते में एक समय का खाना छोड़ने की अपील की थी। और आज 2026 के इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में देशभक्ति की उसी भावना का इस्तेमाल सोना न खरीदने और वर्क फ्रॉम होम करने की अपील के रूप में किया जा रहा है। एक बात तो साफ है, फिलहाल ये जो स्वैच्छिक संयम है, यानी अपनी मर्जी से कटौती करना, ये हमारे डिफेंस की पहली लाइन है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ग्लोबल मार्केट में कीमतें यूं ही हाई बनी रहीं, तो ये बिहेवियरल अपीलें हमेशा काम नहीं आएंगी। एक पॉइंट के बाद अर्थव्यवस्था का बैलेंस बनाए रखने के लिए शायद रिटेल फ्यूल के दाम बढ़ाने ही पड़ें। तो इस पूरे एक्सप्लेने के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ अपनी आदतें बदलकर और रोजमर्रा के व्यवहार में चेंज लाकर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को एक ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक तूफान से बचाया जा सकता है? क्या ये अनोखी रणनीति वाकई काम करेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस एक्सप्लेने में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।